आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक सब्सिडरी अपने शेयर को डिक्रीज कर देती है किसी दूसरे सब्सिडरी में, तो उस केस में क्या इम्पैक्ट्स होंगे कंसोलिडेशन पे। तो सबसे पहले अगर सब्सिडरी की बात की जाए तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम सब्सिडरी के बारे में डिटेल में सीख चुके हैं कि जब भी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जिस कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है उस कंपनी को सब्सिडरी कहा जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। ए कंपनी ने बी कंपनी में 75% इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब जो ए कंपनी है वो पेरेंट कंपनी होगी और जो बी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी होगी। तो यहाँ तक सब्सिडरी के बारे में हम जान चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर कंपनी जो है, जो पेरेंट कंपनी है, वो कुछ शेयर्स को सेल कर देती है, मतलब सब्सिडरी में कुछ शेयर को सेल कर देती है इस 75% के हिस्से में से, लेकिन कंपनी का स्टिल कंट्रोल रहता है, तो तब क्या होगा। तो इसमें पहली जो बात आती है वो ये आती है कि जितने परसेंट से कंपनी पेरेंट कंपनी अपना शेयर लॉस करेगी, अपने शेयर को खत्म करेगी, उतने ही जो एनसीआई है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस सिचुएशन को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। पेरेंट कंपनी जब उसके पास कंट्रोल भी होता है, शेयर भी होता है, तो वो क्यों इसको सेल करती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी पेरेंट कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को चाहती है कि उसको वापस मिल जाए और उसका कंट्रोल भी लॉस्ट ना हो, तब कंपनी अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेल कर देती है, शेयर को डिक्रीज कर देती है। अब इसी बात को अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है अब्बासी लिमिटेड कंपनी और दूसरी कंपनी हमारे पास आती है फरहान लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि अब्बासी लिमिटेड कंपनी का फरहान लिमिटेड कंपनी में 90% शेयर है, मतलब अब जो फरहान कंपनी है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी और जो अब्बासी लिमिटेड कंपनी है वो हो गई पेरेंट कंपनी। अब यहाँ पे 90% हिस्सा अगर अब्बासी कंपनी कंट्रोल कर रही है फरहान लिमिटेड का, तो इसका ये मतलब हुआ कि बाकी का जो रिमेनिंग 10% हिस्सा है वो एनसीआई का है, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर अब्बासी लिमिटेड का कोई कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अब्बासी लिमिटेड कंपनी ये चाहती है कि वो अपने इस 90% हिस्से को खत्म करके बल्कि 80% हिस्सा रखें फरहान लिमिटेड में। तो हम देख सकते हैं कि 90 से 80 में 10% का डिक्रीज आ रहा है, तो इससे हम कहेंगे कि ये शेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है सब्सिडरी में पेरेंट कंपनी का। अब यहाँ पर जितने परसेंट से, इस 10% से शेयर अगर डिक्रीज कर रहा है, तो हमने बात की थी कि इस केस में एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का टोटल शेयर होता ही 100% है। अगर कंपनी पेरेंट कंपनी 10% हिस्सा छोड़ देगी तो यहाँ पर ये 10% हिस्सा एनसीआई के पास चला जाएगा। तो इस केस में अगर 100% में से 80% हिस्सा सब्सिडरी का है, तो बाकी का 20% हिस्सा जो है वो एनसीआई के पास चला जाएगा और एनसीआई का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आती है, वो ये कि पेरेंट कंपनी जो है उसका कंट्रोल लॉस नहीं होगा। वो किस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि सब्सिडरी के ऊपर पेरेंट कंपनी का कंट्रोल होता है, वो उसकी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकती है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सब्सिडरी जो होती है उसके लिए 50% से ज्यादा हिस्सा होना जरूरी होता है किसी कंपनी में, लेकिन शेयर लॉस्ट करने के बाद भी, 10% शेयर सेल करने के बाद भी 80% हिस्सा अभी भी अब्बासी लिमिटेड कंपनी के पास है फरहान लिमिटेड का, जो कि एक मेजर पोर्शन है। तो यहाँ पे 50% से अबव हिस्सा है, तो कंपनी अब्बासी लिमिटेड कंपनी जो है वो फरहान लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करती रहेगी, वो उसकी सब्सिडरी जरूर रहेगी। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि पहले सब्सिडरी थी 90%, अब सब्सिडरी है 80%, तो सब्सिडरी टू सब्सिडरी शेयर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, पहले 90 से अब 80% पर आ रहा है। तो पॉइंट जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि कंट्रोल जब
कंपनी पेरेंट कंपनी के पास ही रहेगा और पेरेंट कंपनी का शेयर 50% से अबव ही रहेगा, तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी ही रहेगी, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह एक नॉर्मल सब्सिडरी को ट्रीट किया जाता है, बस इसकी जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो कम हो जाएगी। अब जो सेकेंड सिचुएशन है वो ये आती है कि अगर कंपनी जो है वो 90% हिस्सा जो है उसमें से लेट सपोज कि 90% के बजाय अब कंपनी कहती है कि वो 30% सिर्फ होल्ड करेगी, तो मतलब कंपनी ने 60% हिस्सा सेल कर दिया है, तो अब कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 30% हिस्सा रह गया है। तो हमने ये बात की थी कि जब कंपनी का 30% मतलब के 20 से 50% हिस्सा होगा तो वो कंपनी एसोसिएट होगी। तो अब अगर इस तरह का केस होता है कि 50% से कम शेयर रह जाता है तो फिर उसको उससे मर्जर और एक्विजिशन की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा जितनी उसकी परसेंटेज के मुताबिक बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी भी 80% हिस्सा है तो इसमें क्या होगा कि अगर सब्सिडरी की परसेंटेज वही रहती है तो सब्सिडरी टू सब्सिडरी सिर्फ चेंज आएगा परसेंटेज में, बाकी सेम रहेगी। तो सब्सिडरी तो रिमेन्स सब्सिडरी रहेगी क्योंकि अभी भी 50% से ज्यादा हिस्सा कंपनी का ही है। तो इस केस में हमने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स जो है मेजर उनको नोट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडरी अपना कुछ पोर्शन सेल कर रही है तो उसके मुताबिक नॉर्मल शेयर परचेज में प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन क्योंकि सब्सिडरी अपना हिस्सा सेल कर रही है, जो रिमेनिंग एनसीआई पोर्शन है उसकी तरफ ट्रांसफर कर रही है अपना हिस्सा, तो यहाँ पे कोई गेन और कोई लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पर होंगे और फेयर वैल्यू इनकॉर्पोरेट हुई भी थी पहले सब्सिडरी की और अब वही हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा एनसीआई में, तो कोई गेन और लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, कंपनी अपना हिस्सा किसी और को नहीं बल्कि सब्सिडरी में ही छोड़ रही है, सब्सिडरी में ही सेल कर रही है। दूसरा जो पॉइंट हमने लाजमी देखना है वो ये है कि कोई भी गुडविल में चेंज नहीं होगा। गुडविल में चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी अभी तक स्टिल सब्सिडरी है, 50% से ज्यादा हिस्सा कंपनी का है, तो कंपनी ने ऑलरेडी जो गुडविल कैलकुलेट की हुई थी वो सेम रहेगी, क्योंकि सब्सिडी रिमूव नहीं हो रही और ना कोई नई परचेजिंग हो रही है जिसकी वजह से गुडविल में चेंज आए। तो जब कंपनी अपना हिस्सा छोड़ेगी इतना कि वो सब्सिडरी फिर भी रहेगी, तब कोई भी चेंज गुडविल में नहीं लाएंगे। दूसरी बात जो आएगी, अब लास्ट और तीसरी बात है वो ये है कि डिफरेंस इन इक्विटी जो है वो हमारे पास जरूर आ जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज कि पहले 10,000 शेयर्स थे कंपनी के पास, तो अब अगर कंपनी 90% से 80% पे आ रही है तो कंपनी के पास 88,000 शेयर्स रिमेनिंग बच जाएंगे। तो इसके मुताबिक अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी की इक्विटी अब हो जाएगी 80,000 रुपीज की, ना कि पहले की तरह 100,000 रुपीज की रहेगी, इसलिए इक्विटी में चेंज जरूर आएगा। अब यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा? उसके लिए ये है फिर कि कंपनी कैलकुलेट करेगी कि कितना डिफरेंस आएगा इक्विटी में, क्योंकि डिफरेंस इक्विटी में आएगा तो कितना आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैश प्रोसीड्स कितनी है, उसके बाद लिखेंगे कि एनसीआई में इंक्रीज कितना आया है, तो फिर हमें पता चलेगा कि डिफरेंस कितना है इक्विटी में। उसके मुताबिक अगर हम देखें, अब ये जो एनसीआई का पोर्शन है, पहले ये बात कर लेते हैं कि जो एनसीआई का पोर्शन होगा वो नेट एसेट्स लेने हैं एट द डेट ऑफ चेंज। जिस डेट पर सब्सिडरी का शेयर चेंज होगा उस डेट पर जो नेट एसेट की वैल्यू होगी उस वैल्यू को लेना है और उस वैल्यू में ऐड कर देना है अनइम्पेयर्ड गुडविल ऑफ सब्सिडरी को। मतलब जितनी सब्सिडरी का भी क्योंकि हिस्सा है गुडविल में, तो गुडविल जितनी अनइम्पेयर्ड है, मतलब जो टोटल गुडविल है, जिस गुडविल में कमी नहीं आई हुई, उस गुडविल को टोटल को हमने यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखने कैश प्रोसीड्स कितनी आएंगी जो हमारे पास दूसरी कंपनी है फरहान लिमिटेड में, जब अब्बासी कंपनी उसका हिस्सा सेल करेगी तब। तो लेट्स सपोज कि जो कैश प्रोसीड्स हैं वो आती हैं 100,000 रुपीज की। इसमें से एनसीआई में
जितना इंक्रीज आएगा हमने उसको लेस कर देना है। लेट्स सपोज कि जो एनसीआई में इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपीज का। तो अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आता है इक्विटी में, सॉरी एनसीआई में इंक्रीज नहीं आएगा, एनसीआई में इंक्रीज हम सपोज कर लेते हैं कि 20 नहीं बल्कि 80,000 रुपीज आएगा, क्योंकि वो जितना हमने 20,000 लिखा था वो डिफरेंस नहीं हो सकता। वो किस लिए नहीं हो सकता कि अगर प्रोसीड्स इतनी है तो एनसीआई में उसके तकरीबन जो है वो करीब करीब की फिगर ही आएगी, जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होगा नेट एसेट की फेयर वैल्यू की वजह से। तो यहाँ पर 80,000 रुपीज का अगर एनसीआई में इंक्रीज आ रहा है तो उसको हमने लेस कर देना है। अब अगर देखें तो जो वैल्यू बच जाती है उसे हम कहेंगे कि ये डिफरेंस इन इक्विटी होगा। डिफरेंस इन इक्विटी अब अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 20,000 रुपीज का आता है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो हमने बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें ये डिफरेंस ऑफ इक्विटी को चार्ज करना है। इतने से जो है वो फरहान लिमिटेड की इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर देनी है, और साथ ही साथ जो ग्रुप की इक्विटी है वो इतने से ही डिक्रीज कर देनी है, क्योंकि इतनी इक्विटी से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कंपनी सेल आउट कर चुकी है। अब यहां तक तो हमने फाइनेंशियल पोजीशन में देख लिया कि क्या चेंज आएगा। अब अगर हम देखें कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या इनकम स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके मुताबिक कंसोलिडेट करना है, मतलब कंबाइन करना है सब्सिडरी के रिजल्ट्स को फॉर द होल ईयर। सब्सिडरी कंपनी के जो जो रिजल्ट्स आए हैं, जो जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, जो जो कंपनी की सेल है, वो तमाम को हमने कंबाइन कर लेना है पूरे साल की। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने कैलकुलेट करना है कि कितना एनसीआई रिलेटेड है इस पीरियड से पहले, चेंज के पीरियड से पहले और चेंज के पीरियड के बाद कितना है उसको हमने ऐड कर देना है टुगेदर। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो पहले जो एनसीआई था, जिस तरह यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर जो है वो हिस्सा कंपनी का 90% था तो वो 100,000 रुपीज पर था, और एनसीआई की जो वैल्यू है हम समझते हैं कि वो 20,000 रुपीज पर थी। तो अब अगर यहाँ से 10% हिस्सा निकल रहा है, मतलब 10,000 रुपीज निकल रहे हैं, तो वही 10,000 रुपीज यहाँ पर ऐड हो रहे होंगे। तो इस डेट से पहले की और इस डेट से बाद की दोनों एनसीआईज को टोटल करना है, और ये टोटल हो जाएगा 30,000, और इस टोटल को फिर रिपोर्ट करना है इस टोटल के मुताबिक कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में। और दूसरी बात, जितने टाइम पीरियड की होगी उतनी, जिस लेट्स सपोज कि जो 20,000 रुपए हैं वो 6 महीने के लिए हैं, 6 महीने कंपनी ने जो गुजारे हैं वो 90% के शेयर के साथ गुजारे हैं और 6 महीने 80% के शेयर के साथ गुजारे हैं। तो 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 66 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, और इसी तरह से जो 80% के 6 साल गुजरे हैं वो 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अब इन दोनों का टोटल हमने करना है और उसको हमने फिर यहाँ पर उसके मुताबिक जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। और जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगी उसमें हमने क्या करना है कि कंसोलिडेट करना है फाइनेंशियल पोजीशन को उसी तरह से नॉर्मली जिस तरह से हम करते आए हैं, तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, और साथ में एक जो मजीद काम होगा वो सिर्फ ये होगा कि जो इक्विटी है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। इक्विटी के डिफरेंस को हमने रिकॉर्ड करना है, जिसमें यहाँ हमने ऊपर बात की थी कि जो इक्विटी का 20,000 रुपीज का डिफरेंस है इसको रिपोर्ट करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ने। इसको हमने स्टेटमेंट से आउट कर देना है क्योंकि ये जो है डिफरेंस अब आ चुका है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी सब्सिडरी में से कुछ हिस्सा सेल करती है लेकिन उसका कंट्रोल अभी भी रहता है तो कंपनी उस कंट्रोल को किस तरह से टैकल करेगी।